चलिए जी, अब क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 11. From the following balance sheet and the information, prepare cash flow statement. रुपीज़ इन थाउजेंड्स 2018-2017. हाँ, पहले 18 दिया हुआ है, फिर 17 दिया है, तो उल्टा पढ़ेंगे. शेयर कैपिटल 1250 था, 1500 हो गया है, मतलब इश्यू. रिजर्व सरप्लस में रिजर्व है 1380 था, अब 3410 हो गया है. हाँ, आप कहेंगे सिर्फ एक रिजर्व ही है, पिनल एप्रोप्रिएशन वगैरह तो दिया ही नहीं है, तो इसको मैं चाहूँ तो पिनल एप्रोप्रिएशन ही मान लूँ, या इसको मैं जनरल रिजर्व मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. जनरल रिजर्व मानूंगा और इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करूंगा, तो मैं इंक्रीज इन पिनल एप्रोप्रिएशन 0 लिखूंगा. फिर जितना डिफरेंस है मैं कहूँगा ये कहाँ ट्रांसफर हुआ, पिनल से आया. घूम फिर के आंसर सेम ही रहेगा. अगर मैं इसको पिनल मानता हूँ मैं क्या लिखूंगा, 1380 और 3410 का डिफरेंस क्या लिखूंगा मैं, इंक्रीज इन पिनल एप्रोप्रिएशन. ठीक है, 3410 माइनस 1380 ये अमाउंट लिखूंगा. और अगर मैं इसको जनरल रिजर्व मानता हूँ, कोई बात नहीं, इंक्रीज इन पिनल कितना लिखूंगा, निल. फिर ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये वाला डिफरेंस करूंगा, तो घूम फिर के तो अमाउंट वही रहने वाला है. लॉन्ग टर्म लोन 1040 था, अभी 1110 हो गया, मतलब लोन लिया है. क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग इंटरेस्ट पेएबल फाइनेंसिंग, ये नहीं इसको भी ऑपरेटिंग में प्लस माइनस दिखा दो आप. इंटरेस्ट पेएबल साल के शुरू में कितना था, 100, अब कितना है 230. हाँ, क्या माने, शुरू वाला 100 तो इस बार पे हुआ होगा, इस बार का 230 आउटस्टैंडिंग. आप कहेंगे लेकिन साल का खर्चा कितना था, वो आगे देखते हैं, पिनल भी दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट से भी पॉसिबल है. इनकम टैक्स पेएबल शुरू में 1000, अभी 400. बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, शुरू वाला पे हुआ, इस बार का प्रोविजन बनाया. फिक्स्ड एसेट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट, कॉस्ट 1910 से 2180 हो गई. परचेज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट निकाल लेंगे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2500 सेम. हाँ, करंट एसेट्स कैश ऑन हैंड बैलेंस विद बैंक, ये ओपनिंग क्लोजिंग. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हाँ क्या करेंगे भाई, कैश इक्विवेलेंट्स में. डेटर्स ऑपरेटिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये इन्वेस्टिंग है, ब्याज की इनकम आनी है. शुरू में निल थी, अभी 100 है, मतलब इस साल जो भी कमाई हुई उसमें से 100 अभी तक रिसीव नहीं हुई है. इन्वेंट्रीज ऑपरेटिंग, नाउ पिनल अकाउंट. हाँ, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, ये 2018 करो भाई. रुपीज़ इन थाउजेंड. सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ ये ऑपरेटिंग है. इंटरेस्ट एक्सपेंस, ना ये पिनल में खर्चा दिया हुआ है, ब्याज का कितना था उसे हम निकाल लेंगे, पेमेंट कितना हुआ. इंटरेस्ट इनकम दिया हुआ है, इससे निकाल लेंगे मिला कितना. डिविडेंड इनकम भी है, आप कहीं बैलेंस शीट में तो ही नहीं डिविडेंड इनकम वाला कुछ, इसका मतलब जितना पिनल में कमाई लिखी है पूरी की पूरी रिसीव हो गई होगी. फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये अपने को समझना है ये क्या होता है और कैसे ट्रीटमेंट करना है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ईओआई है. नेट प्रॉफिट आफ्टर ईओआई. इनकम टैक्स का खर्चा पिनल में कितना चार्ज किया भाई, 300. लेजर अकाउंट बना के पेमेंट निकाल लेंगे. नेट प्रॉफिट 3230 था. अच्छा, एप्रोप्रिएशन शुरू में 1380 था, कैलकुलेटर पे करो तो भाई, 1380 प्लस 3230 और क्लोजिंग तो 3410 ही है. अगर मैं इसको एप्रोप्रिएशन भी मानता हूँ, कितने का फर्क है भाई, क्या होगा ये, वही डिविडेंड है. नेट प्रॉफिट तो आ गया. आप कहेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं बनाऊँ, ओपनिंग 1380, नेट प्रॉफिट कितना है 3230 और क्लोजिंग बैलेंस 3410 ही है, यानी कि यहाँ कहीं से कहीं तो गया है. आप कहीं गया कहाँ है, रिजर्व तो और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब डिविडेंड. या तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन में अपन ने निकाला था. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पॉइंट ए, अमाउंट ऑफ 250 वॉज रेज फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तो अपन ने खुद ने पता लगा लिया था. फर्दर 250 वॉज रेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. हाँ जी, तो लोन से 250 लोन और नया लिया है, पर लोन दे के शुरू में 1040 था, 250 और लिया है, तो कितना हो जाना चाहिए 1290, पर एंड में तो 1110 ही है, मतलब लोन लिया भी है और रीपे भी किया है. इंटरेस्ट एक्सपेंस वॉज 400, पिनल में दिया हुआ है 400 का खर्चा, आउट ऑफ विच 170 वॉज पेड ड्यूरिंग द पीरियड. 100 रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ प्रायर पीरियड वॉज ऑल्सो पेड ड्यूरिंग द पीरियड. क्वेश्चन कह रहा है 400 में से 170 दिया और पिछली बार का 100 पे किया. वो तो अपने को भी स्टार्टिंग में इंटरेस्ट पेबल दिखा था ना बैलेंस शीट में, शुरू में 100 था, अभी 230 है. और पिनल में अगर 400 चार्ज हुआ, ये नहीं भी देता तो अगर शुरू में 100 था, पिनल में 400 चार्ज हुआ, अब 230 है, तो पेमेंट 270 आएगा.
270 का मतलब 100 पिछली बार का और 170 इस बार का। डिविडेंड पेड 1200, अपन ने माता बच्ची करी, दिया भाई, पर नहीं भी दिया होता तो निकाल सकते थे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड included in tax expense of 300 for the year amounted to 40 rupees. Now tax deducted at source, full form of TDS. नाम सुना हो भाई TDS का? क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट का एक सिंपल सा इजी सिस्टम क्या इनकम टैक्स कलेक्ट करने का, हिसाब से तो जिसने कमाई करी वही टैक्स भरे। अब 100 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें कुछ 7 करोड़ रुपया रिटर्न भरते हैं, 7 करोड़ जने, बाकी के 123 करोड़ तो भरते ही नहीं है। तो उसमें से 50-60 तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, लेस देन 18 वाले, ठीक है, फिर बाकी के भी नॉट लायक जो भी है, नॉट फिलिंग। तो अब वो 7 करोड़ लोगों को पकड़ना, तो सोचो उसके लिए कितने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, एक भाई रिटर्न भरा कि नहीं भरा। तो उसका सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या है? TDS। कि सपोज़ इन्फोसिस कितने एम्प्लॉय हैं? कि साहब 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो 25,000 जने कमाई किसके कारण कर रहे हैं? इन्फोसिस के कारण। मतलब सैलरी इन्फोसिस दे रही है, उस सैलरी पे इनकम टैक्स भरने की लायबिलिटी उन 25,000 जनों की है। गवर्नमेंट कहती है इन 25,000 जनों को पकड़ें, उसके बजाय एक काम करो, इन्फोसिस को पकड़ लो कि कमाई तो आप ही बांट रहे हो, ठीक है। फिर ये 25,000 जने टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे कौन ध्यान रखेगा? इन्फोसिस के ऊपर एक लीगल कंपल्शन है कि जब भी आप इनकी सैलरी बांटें, आप खुद ही इनकी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर लो कि इतनी कमाई होगी तो टैक्स कितना बनता है। वो टैक्स काट के इनको क्या करो? पैसा दो। और वो जो टैक्स इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ का काटेंगे इन्फोसिस वाले, वो गवर्नमेंट में उस एम्प्लॉय के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब ये नहीं कि वो इन्फोसिस के नाम से ट्रांसफ़र होगा। अब वो TCS हर एम्प्लॉय का जितना जितना टैक्स बनता है वो एक तरह से उनकी तनख्वाह में से काट देगी, हाँ इन्फोसिस, और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराएगी उसी एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, मतलब एम्प्लॉय के बिहाफ पे। मतलब एम्प्लॉय अगर लास्ट में अगर रिटर्न भरने जाएगा तो उसको दिखेगा इतना टैक्स तो आपका पहले से जमा है। किसने जमा करा रखा है? इन्फोसिस ने। मतलब जमा एम्प्लॉय के अकाउंट में ही होगा। जैसे अपन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना PF, कि भाई सैलरी में से काटो और एम्प्लॉय के PF में जमा कराओ, तो जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी गई? एम्प्लॉयर्स पे। तो इट्स जस्ट वन एग्जांपल सैलरी का TDS। जितनी भी सर्विसेज या और भी कुछ तरह के बिजनेसेस हैं जहां इनकम गिवर है, मतलब जो सामने वाले को कमाई दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टैक्स काट के थोड़ा पैसा गवर्नमेंट में जमा करा दे, ताकि इतना तो जमा हो जाए। फिर रिटर्न नहीं भी भरे तो नुकसान तो कम हो। अपने इंडिया में है ना भाई, सब होशियार लोग हैं। तो अब मान लीजिए आपको सैलरी मिली, इन्फोसिस ने आपको रखा भाई, तनख्वाह आपकी 10 लाख रुपए हैं जिंदगी भर की है जी, हैं, हाँ, मतलब कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जी। CA मीन्स कंजर्वेटिव अप्रोच। CA का फुल फॉर्म तो ध्यान ही है ना आपको, ठीक है, तो एकदम कंजर्वेटिव रहने का। और मैंने कोई डॉलर थोड़ी बोला भाई, हैं। सो सपोज योर सैलरी इज 10 लाख रुपीज़, तो आपको सैलरी मिलेगी, एंट्री क्या करोगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी इनकम। ओके, आपके लिए इनकम है। अपन ने जनरली आज तक आदत जो है सैलरी पे करने की रही है, हिसाब से बनना वैसा ही चाहिए, हैं। इसमें क्या हो गया भाई? नौकरी तो कुछ भी हो, नौकरी होता है, ठीक है। तो बिकम अ जॉब क्रिएटर। जरूरी थोड़ी गलाएं अपने को ही करनी है स्टार्टअप वाली, ठीक है। हाँ, यू कैन ऑलवेज डू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। सो कल ही मैं पढ़ रहा था, किसका था, रुपए का था, किसका था, फ़ोन पे का या किसी का, कि 6 करोड़ की रेवेन्यू अर्न हुई और कुछ 230 करोड़ का खर्चा किया है। मतलब 6 करोड़ का लॉस नहीं है, 6 करोड़ की रिसीट है,
मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 करोड़, उसको कमाने के लिए खर्चा कितना किया? 229 करोड़ हैं। मतलब कैल्स पे दुनिया में खूब भरे हुए हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ नहीं, पेटीएम का नहीं था, इट वॉज फ़ोन पे या समथिंग, आई फॉरगॉट। हाँ बट 213 29 एंड 6 देयर इज़ अ ह्यूज गैप। ठीक है भाई, 100 करोड़ के लिए 200-250 करोड़ का खर्चा क्या समझ में आता है? मतलब ये पता चला बस खर्चा ही किया जा रहा है, और लोग तो फिर भी कह रहे हैं नहीं, फ्री में भी नहीं लेंगे हम तो। हाँ, तो आपने को सैलरी मिली, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी 10 लाख। अब सैलरी 10 लाख थी, उन्होंने 1 लाख रुपया टैक्स काट के दिया। अच्छा, दोनों तरह से एंट्री बता देता हूँ। मान लीजिए आपको पूरी सैलरी मिल गई, तो बैंक टू सैलरी इनकम 10 लाख रुपए मिली। फिर गवर्नमेंट कहेगा अरे भाई टैक्स तो जमा कराओ, आप कहेंगे टैक्स जमा कराओ भाई, कौन सा? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आप जमा कराओगे, मान लो 1 लाख रुपए। टीडीएस का सिस्टम नहीं होता तो ये होता। अब सेट ऑफ होके ही मिला आपको, तो एंट्री क्या होगी भाई? बैंक डेबिट, कितने पैसे आएंगे? 9 लाख रुपए टू सैलरी इनकम, तो मेरी 10 लाख की है, और 1 लाख रुपए जो पैसे कट के आए हैं, जमा तो अपने बिहाफ पे ही हुए हैं, तो उसको वही एडवांस टैक्स अकाउंट ऑब्लिक टीडीएस। देखिए, एडवांस टैक्स टीडीएस एक ही चीज़ है। एडवांस टैक्स अपन ने अपनी जेब से जमा करा है, टीडीएस अपने बिहाफ पे। ठीक है, आप कहेंगे ना हमने पियोन को भेजा भाई जा जमा करा के आ जा, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट वो इन्फोसिस ने जमा करा दिया कि हमारा ही काम था, कह दिया हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है आप जमा करा के आ जाना। ठीक है, कभी कोई तो फील गुड फैक्टर ले सकते हैं ना। तो आपने कहा हाँ भाई उन्होंने जमा करा दिया। कुल मिला के कमाई तो मेरी कितनी है? 10 लाख। अच्छा, ये सैलरी पे ही नहीं, और भी कई सारी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम सब पे लागू है। मान लो डिविडेंड इनकम की बात कर दूं, तो बैंक टू डिविडेंड इनकम कितना? 10 लाख। एडवांस टैक्स टू बैंक 1 लाख। यहाँ पे भी बैंक डेबिट, टीडीएस डेबिट टू डिविडेंड इनकम। तो पीएनएल में डिविडेंड इनकम कितनी आएगी? 10 लाख। उस पर इनकम टैक्स कितना लगा? 1 लाख। स्टार्टिंग में कैश फ्लो शुरू हुआ, अपन ने डिस्कशन किया था कि इनकम टैक्स बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑपरेटिंग का होता है, पर अगर अपने को पता है कि ये इन्वेस्टिंग वाला है, फाइनेंसिंग वाला है, तो वहाँ से क्या होगा? लेस होगा। अब इस केस में ये जो 1 लाख का टैक्स पे हुआ है, हाँ ये किससे रिलेटेड है भाई? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में जब मैं डिविडेंड इनकम 10 लाख माइनस टैक्स पेड 1 लाख, नेट अमाउंट कितना लिखूंगा? 9 लाख। अच्छा, वैसे आया भी 9 लाख ही है, पर इवन अगर ये वाला भी होता तो भी बात वही होती। 10 लाख आए, उसमें से 1 लाख गया, नेट इनकम कितनी हुई भाई? 9 लाख रुपए। तो यहाँ पे भी डिविडेंड इनकम पे क्या हुआ है? टीडीएस कटा है, कितना? 40 का। पीएनएल में डिविडेंड इनकम कितनी है भाई? 200। पीएनएल में है ना डिविडेंड इनकम 200, और उस पर टीडीएस कितना है भाई? 40 का। ओके, तो ये 200 जो है ये ग्रॉस है या नेट है? पीएनएल में ग्रॉस, जैसे ही लिखा हुआ ना, ये डिविडेंड इनकम पीएनएल में जो जाएगी ये कौन सी होगी? ग्रॉस। तो 200 में से 40 पे किया, नेट आया कितना होगा? 160। अच्छा, पीएनएल में जो इनकम टैक्स का खर्चा लिखा है हमने 300 में से 40 तो किसका है? डिविडेंड का। मतलब रेगुलर इनकम का कितना हो गया? 260। नेक्स्ट, प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट 80, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60, सोल्ड फॉर 20। हाँ जी, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसीलिए पीएनएल में है कहाँ प्रॉफिट लॉस? नहीं तो आप कहेंगे पीएनएल दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस, तो वहाँ पे भी दिख जाता। मतलब इवन क्वेश्चन ऐसा भी लिख देता ना, प्लांट विद ओरिजिनल कॉस्ट 80, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 वॉज सोल्ड, फुल स्टॉप। आप कह रही है क्या कर दिया? सेल वैल्यू ही नहीं लिखी। आप कहेंगे हम निकाल लेंगे। नहीं, कॉस्ट पे क्यों? ऊपर पीएनएल में दिया हुआ कहाँ है? प्रॉफिट लॉस। पीएनएल फिर है किस लिए? आप कहेंगे वहाँ से ढूंढ के निकाल लो भाई। पीएनएल में अगर प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? डब्ल्यूडीवी पे ही सेल हुआ है। और अगर पीएनएल में प्रॉफिट लॉस हो तो उससे भी सेल वैल्यू निकाल लूंगा, डब्ल्यूडीवी प्लस माइनस करो और सेल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 40। हाँ, पीएनएल में फॉरेन एक्सचेंज लॉस आया था ना। रिप्रेजेंट्स रिडक्शन in carrying amount, that is book value, of short term investments in foreign currency designated bonds। तो कोई foreign currency के bonds हमने खरीदे, उसकी वैल्यू कम हो गई। arising out of, क्यों कम हुई? change in exchange rate between the date of acquisition of investment and balance sheet date। Now understand the concept of foreign exchange gain loss।
जिस एंटरप्राइज का फॉरेन करेंसी में काम पड़ता है, ठीक है, और क्योंकि इंडियन करेंसी, या मैं ये कहूँगा जो अपनी होम करेंसी है, या जिसको मैं रिपोर्टिंग करेंसी बोल सकता हूँ, वर्सेस बाकी सारी कंट्रीज़ की करेंसीज, दे आर ऑल फॉरेन करेंसीज। और एक्सचेंज रेट जो है इंडियन करेंसी वर्सेस फॉरेन करेंसी, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। कई बार अखबार में आता है रुपया गिरा, वो एड्रेस नहीं बताते कहाँ गिरा, नहीं तो वहाँ से लेके आ जाएं, ओके। तो हाँ तो हाँ जी, तो आप एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती है और उसके कारण जिनका भी फॉरेन करेंसी में बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, दे हैव गेन और लॉस। अब फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट किन बिजनेसेस का हो सकता है? दोज हु आर इनटू एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में पेमेंट जो है वो INR में नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके। इट इज़ ऑलवेज इन फॉरेन करेंसी बिकॉज इंडियन करेंसी इज़ नॉट अ फ्री करेंसी फॉर ट्रेड। तो जनरली आप कहेंगे US डॉलर्स में होता है, यूरो में होता है, पाउंड में होता है, ओके। तो अब जब आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, बिल जो बनेगा वो INR में नहीं बनेगा, किस में बनेगा? US डॉलर्स में। और जब तक वो डॉलर्स आपके पास आएंगे एक्सचेंज रेट विल फ्लक्चुएट, तो उसके कारण आपके बुक्स में गेन लॉस आएगा। सेम वे इंपोर्टर के लिए भी यही पोजीशन है। इंपोर्ट आज किया, फिर जब तक वो पेमेंट करने के लिए डॉलर ख़रीद के बाज़ार से भेजेगा तब तक एक्सचेंज रेट चेंज हो सकती है। या किसी ने फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स कर रखी है, भाई इंडिया में लोन महंगा मिलता है, फॉरेन कंट्री से लोन ले लिया, वहाँ सस्ता मिलता है, पर वो लोन किस में मिलेगा? फॉरेन करेंसी में। वापस चुकाना भी किस में पड़ेगा? फॉरेन करेंसी में। तो उसमें भी एक्सचेंज गेन लॉस कैन अराइज। देन द अनदर केस कुड बी फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। आपने फॉरेन कंपनीज़ के शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, कुछ और इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, उसका पेमेंट भी किस में होगा? फॉरेन करेंसी में। और उसको बेच के जब पैसा आएगा वो भी किस में आएगा? फॉरेन करेंसी में। तो देयरफॉर द चेंज इन एक्सचेंज रेट गिव राइज टू गेन और लॉस। अपने ग्रुप 1 में वी हैव एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11 which deals with effects of change in foreign exchange rates। तो वो AS उसको कवर करता ही है। अब बुक्स में ये गेन लॉस किस तरह से आता है मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ, बाकी डिटेल में अपन जब AS 11 करेंगे उसमें आएगा। सपोज देयर इज़ एन एक्सपोर्टर, उसने गुड्स एक्सपोर्ट किया और आज मान लीजिए गुड्स एक्सपोर्ट हुआ 24 मई है ना, तो सेल आज हुई है, एक्सपोर्ट आज हुआ है, तो उसकी एंट्री भी आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ एंट्री तो उसी दिन होगी। तो अब आप सेल्स की एंट्री क्या करते हो हमेशा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, अब अपने अमाउंट कॉलम सिर्फ एक ही है, कौन सा वाला? रुपीज़ वाला। हाँ, वी डोंट हैव क्वांटिटी कॉलम, वी डोंट हैव एनी अदर कॉलम। अपने बुक्स में जो भी अमाउंट का कॉलम होगा वो सब किस में होगा? अपनी रिपोर्टिंग करेंसी में, दैट इज़ INR। अब ये जो एक्सपोर्ट किया बिल रुपीज़ में नहीं बनाया, बिल उसने किस में बनाया? डॉलर्स में। तो मान लीजिए $10,000 का बिल था, तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि बिल तो $10,000 का है और ये अमाउंट में यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? रुपीज़। तो मैं $10,000 तो लिख नहीं सकता, मुझे $10,000 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीज़ में। देखिए, एक कन्वर्जन बिजनेसमैन रोज़ ही करता है, क्वांटिटी को अमाउंट में। ग्राहक आया, भाई 10 किलो ये सामान देना, तो 10 किलो को किस में कन्वर्ट करता है? रुपीज़ में, क्योंकि पैसा तो जो भी ट्रांजैक्शन है, बार्टर ट्रेड तो है नहीं, तो वी हैव ऑल इन फिनेंशियल टर्म्स। तो हर चीज़ को हम फिनेंशियल वैल्यू में तो कन्वर्ट करते ही हैं। यहाँ पे एक नया काम और आ गया, एक फिनेंशियल वैल्यू को दूसरी फिनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करो, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करो। तो सपोज़ हमारा बिल जो है वो $10,000 का है, और अब $10,000 की जब हमको एक्सचेंज रेट अप्लाई करके INR निकालना है, तो इशू अराइजेज विच एक्सचेंज रेट टू बी यूज्ड। तो AS 11 सेज आपने 24 मई को एक्सपोर्ट किया, तो एक्सचेंज रेट भी
24 मई वाली ही काम आएगी। तो सपोज रेट इज़ 75, ओके। तो आप $10,000 इंटू 75, आप इसका INR वैल्यू निकाल लेंगे कितना, 7,50,000 कि भाई ये सेल हो गई, एक्सपोर्ट हो गया। पैसा सेम डे तो आता नहीं है। अब मान लीजिए 1 महीने बाद पैसा आया, तो 1 महीने बाद जब पैसा आएगा 24 जून को, एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हाँ, अब वो जो फॉरेन वाला कस्टमर है वो 7.5 लाख रुपए भेजेगा या $10,000 भेजेगा, है जी, वो $10,000 भेजने वाला है। और वो $10,000 जब आपके पास आएंगे, आप अपनी बैंक में पहुंच जाओगे कि भाई ये $10,000 है, इसको कन्वर्ट करके किस में दे दो मुझे, INR में। तो बैंक वाले के पास $10,000 आप लेके जाओगे। हाँ, वैसे कैश नहीं आएगा, वो बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र होगा, तो बैंक वाला आपको इंटीमेट करेगा आपके $10,000 आए हैं, ठीक है। हाँ, जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, दे आर अलाउड टू इवन ओपन फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स। मतलब इफ़ आई एम एन एक्सपोर्टर, तो मेरा बैंक में INR वाला अकाउंट भी होगा, मेरा US डॉलर का अकाउंट भी होगा, ओके, मेरा दूसरी करेंसीज़ का अकाउंट भी हो सकता है। अब जब वो डॉलर्स में पैसा आएगा, मैं उसे मेरे डॉलर्स वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो कन्वर्ट नहीं होगा वो। हाँ, तो आप कहेंगे फिर तो वैसे ही पड़ा रहेगा क्या? नो, मैक्सिमम आई कैन कीप इट फॉर 30 डेज़, उसके बाद तो मुझे उसको INR में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब मैं सेम डे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, थोड़े दिन बाद भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही पता चला पैसा आ गया है, तो अब मैं बैंक से पूछूंगा, अच्छा भाई क्या रेट में कन्वर्ट हो रहा है? तो बैंक कहेगा आज रेट 77 चल रही है, तो मुझे $10,000 के बदले में, हाँ जी, उस दिन की जो रेट है 24 जून की, बैंक वाले ने कहा 77 के हिसाब से पैसा दे देंगे। कितना पैसा मिलेगा भाई? 7,70,000। हाँ जी, तो कितने का फ़ायदा हो गया? 20,000 का। दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज गेन। हाँ, रिवर्स केस भी हो सकता है, 73 हो गई तो लॉस भी हो सकता है। तो आप समझिए, इफ़ आई प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, हाँ जी, डेटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन, नील। सेल्स कितना है? 7,50,000। बाई बैंक INR कितना कलेक्ट हुआ? 770। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आएगा 20,000। अच्छा, क्या उससे पैसे आने हैं क्या? आप कोई हिसाब क्लियर हो गया? $10,000 मांगते थे, आ गए, मैटर इज़ ज़ीरो, क्लोजिंग बैलेंस इज़ ज़ीरो। आप कहेंगे 20,000 का फ़र्क आ रहा है, ये 20,000 का फ़र्क कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा? P&L में। दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज गेन ऑब्लिक लॉस अकाउंट, जो कहाँ राइट ऑफ हो जाएगा? P&L में। ओके, तो ये डेटर्स अकाउंट में आ सकता है, क्रेडिटर्स अकाउंट में आ सकता है, लोन अगर आपने लिया है उसमें भी आ सकता है। लोन लिया तब तो रेट थी 75, चुकाने गए रेट हो गई 77, 20,000 का क्या हो जाएगा? नुकसान। हाँ, एक सिंपल सा थ्योरी याद रखने का, अगर डॉलर आने हैं और रेट बढ़ती है तो फ़ायदा होगा। पहली वाली चीज़ समझो ना, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है 75 में, अब उसकी रेट हो गई 77, क्या हो गया? फ़ायदा। और इम्पोर्टर के लिए ठीक है नुकसान, क्योंकि आज और 75 में चीज़ मिल रही है, वो 2 महीने बाद कितने मिलेगी? 77। हाँ, उसमें तो आप कहेंगे अगर मैंने आज मान लीजिए इंपोर्ट किया, आज रेट 75 चल रही है, मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करना है, तो मैं आज ही डॉलर ख़रीद लूँ बाज़ार से 75 में, 77 नहीं देना पड़ेगा। तो देखो भाई, जब आज ही पैसे होते तो 1 महीने की उधार लेता ही क्यों? फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये पता थोड़ी होता है बाद में 77 होगी कि 73 होगी, ठीक है। तो सम गेन लॉस इज़ बाउंड टू अराइज। अच्छा, जिसने लोन लिया है, फॉरेन करेंसी में लोन ले लिया, फॉरेन बैंक से $10,000 का लोन ले लिया, 1 साल बाद चुकाना है। आप कहेंगे आज ही डॉलर ख़रीद लो, 1 साल बाद वापस देना है, फिर लोन ही क्यों ले रहे हो भाई? ठीक है, पैसा तो आज चाहिए, वापस आएंगे कब अपने पास? 1 साल बाद। तो एक्सचेंज रिस्क तो ये लेनी ही पड़ेगी। ओके, हाँ, वो अलग बात है। एक्सचेंज रिस्क को हेज करने के भी कई सारे तरीके हैं। वी कैन हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द बैंक्स। वो अपने बैंकिंग कंपनी में आया था ना, कंटिजेंट लायबिलिटीज़ में, लायबिलिटी ऑन
पार्टली अनएग्जीक्यूटेड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सो बैंक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, वो AS 11 में समझेंगे। पर समझिए अपन अब इस कैश फ्लो के चैप्टर के हिसाब से बात करें, गेन लॉस आएगा और ये गेन लॉस फाइनली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, P&L में। तो P&L में जितने भी तरह के गेन लॉस आ सकते हैं, आप कहेंगे वो डेटर से रिलेटेड आ सकते हैं और क्रेडिटर से रिलेटेड आ सकते हैं। फॉरेन करेंसी कोई बोरोइंग्स की आपने नाम सुना होगा, FCBs, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, ठीक है भाई, काफ़ी प्रेवलेंट है कॉरपोरेट वर्ल्ड में कि FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बोरोइंग्स, ओके, मतलब बोरोइंग्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स आपने करी है, उसके कारण आ सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के कारण आ सकता है। मैं एक ब्रॉड कैटेगरीज में बता रहा हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस डेटर्स में आ सकता है, क्रेडिटर्स में आ सकता है, फॉरेन करेंसी लोन आपने लिया है उसमें आ सकता है, किसी को आपने पैसा उधार दे दिया फॉरेन करेंसी में, ओके, तो मान लीजिए फॉरेन करेंसी एडवांसेज ही कह दूँ, ओके, तो फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेज में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। तो आप कुल मिला के इस चैप्टर के हिसाब से सोचना शुरू करें। डेटर से रिलेटेड अगर फॉरेन करेंसी गेन लॉस आया, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, अपने तो इस चैप्टर में उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। ऑपरेटिंग, ये वाला भी ऑपरेटिंग, ये फॉरेन करेंसी लोन लिया, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग, फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस, लोन दिया किसी को, इन्वेस्टिंग। अब आप कहेंगे अपने को करना क्या है, सपोज डायरेक्ट मेथड है, तब तो आप डेटर अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे। आपने डेटर अकाउंट बनाया, P&L में से सेल्स मिल गई, P&L में फॉरेन एक्सचेंज गेन मिल गया, बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, बैलेंसिंग फिगर बाई बैंक आएगा। इस बाई बैंक के अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज गेन क्या है, इंक्लूडेड है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में वैसे भी अपने को तो पैसा कितना आया पैसा कितना गया उससे मतलब है, ये गेन लॉस से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट डे कैश फ्लो शुरू हुआ, मैंने आपको कहा था 10,000 की एसेट 6,000 में बेची, P&L अकाउंट में क्या आता है 4,000, कैश फ्लो में क्या आता है 6,000। तो वैसे ही P&L अकाउंट तो चिल्लाता रहेगा 20,000 का फायदा हुआ, कैश फ्लो बोलेगा 7,70,000 आए। अच्छा, P&L में भी 7,70 दिखते हैं, एक सेल्स के नाम से 7.5 लाख, एक फॉरेन एक्सचेंज गेन के नाम से 20,000, P&L में भी 7,70 है, पर कैश फ्लो में तो हम इकट्ठा ही लिखेंगे। तो अगर डायरेक्ट मेथड है तब तो मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा ही, और ये गेन लॉस जिस लेजर से रिलेटेड है उसमें पोस्टिंग करूंगा, और जब उसमें पोस्टिंग करूंगा तो अपने आप टू बैंक बाई बैंक वाला अमाउंट चेंज होकर के आएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट मेथड। अगर इनडायरेक्ट मेथड है और ये गेन लॉस डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड है, डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा क्या मैं? नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनता ही नहीं है, तो ये अकाउंट नहीं बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप कहेंगे ठीक है अकाउंट तो नहीं बनेगा, पर ये फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट हुआ था, तो इसको प्लस माइनस करना है कि नहीं करना है? तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस अगर डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड है तो ये कौन सा हुआ, ऑपरेटिंग हुआ कि इन्वेस्टिंग हुआ, फाइनेंसिंग हुआ, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग वाला कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं कि अपन नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस में नहीं करते हैं, इसका मतलब अपने को सिंपली इग्नोर करना है। उसके बाद आ जाता है अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तब तो मैं ये लोन अकाउंट बनाऊंगा ही, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा ही, एडवांसेज अकाउंट बनाऊंगा ही, और जब अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें टू बैंक बाई बैंक के साथ टू गेन या बाई लॉस भी आएगा। और जैसे फिक्स्ड एसेट को बेचने पे प्रॉफिट लॉस लिखते थे, फिर वापस से वो प्रॉफिट लॉस को नेट प्रॉफिट में भी क्या करते थे, प्लस माइनस, वैसे ही अगर वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो नेट प्रॉफिट में उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस में लेना पड़ेगा, बिकॉज ये गेन लॉस ऑपरेटिंग नहीं, कौन सा हो गया, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग हो गया। तो कुल मिला के समराइज वे में अपन इस चैप्टर के हिसाब से क्या बात कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट मेथड है ओके, तब तो चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, लेजर अकाउंट बनाओगे, पोस्टिंग करोगे, अपने आप टू बैंक बाई बैंक एडजस्ट होके आएगा। पर अगर इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड में अगर मैं बात करूं वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड मतलब डेटर या
क्रेडिटर से रिलेटेड है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इग्नोर इट। कल ही आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि ऑपरेटिंग से रिलेटेड कुछ भी डिटेल आ जाए वो ना कान पे जूं तक नहीं रेंगनी चाहिए, इग्नोर इट। होमवर्क में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में, इग्नोर इट। लेजर अकाउंट बना लिया, तो फिर तो आपका चैप्टर ही ख़राब हो गया। वही तो एक क्वेश्चन था जो डिस्कस करने से पहले करना था, गया। हाँ, तो अगर वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, इग्नोर इट। अगर वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो लेजर अकाउंट में वो गेन या लॉस आएगा, उसके साथ में नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस में वो गेन लॉस भी लेना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? अभी मैं लिखवा दूंगा ये। तो अंडरस्टैंड, इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, इग्नोर इट। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड गेन लॉस है, तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अकाउंट तो अपन बनाते ही हैं। जब वो अकाउंट बनाएंगे उसमें गेन लॉस की पोस्टिंग करेंगे, तो गेन लॉस की पोस्टिंग करेंगे तो वापस नेट प्रॉफिट में भी क्या करेंगे, प्लस माइनस, ताकि कहाँ तक पहुँच जाएँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। इस क्वेश्चन में ना तो वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ना इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, ना फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। पढ़ते हैं वापस। फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 40 represents reduction in carrying amount of a short term investment in foreign currency designated bonds arising out of change in exchange rate between date of acquisition and balance sheet date। क्वेश्चन कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो हुआ है, इट इज़ रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट ऑफ कौन से वाले इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। और उसमें भी क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हमने जिस एक्सचेंज रेट पे ख़रीदे और ईयर एंड में जो एक्सचेंज रेट रह गई है वो डिफरेंस को हमने पेनल में डाल दिया एज ए लॉस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखो तो भाई ईयर एंड में है कितने के, 670 के हैं। और क्वेश्चन कह रहा है हमने 40 का लॉस प्रोवाइड किया था। ये लॉस प्रोवाइड करने के बाद 670 के हैं, यानी ख़रीदे कितने में होंगे, 710। ऐसे समझ लो ख़रीदा उस दिन रेट थी 71, 31 मार्च को रेट हो गई 67। अच्छा, रेट कम होने से नुकसान हो गया। भाई मान लीजिए वो डॉलर में वैल्यू उतनी की उतनी थी, आपने मान लीजिए कोई $100 में शेयर ख़रीदा, आज भी मार्केट में उसकी रेट $100 ही है, पर अपने यहाँ पे INR वर्सेस डॉलर की रेट अगर 75 से 70 हो जाए तो अपने को वैसे ही क्या हो गया, नुकसान हो गया। डॉलर टर्म्स में नहीं हुआ बट रुपी टर्म्स में एक्सचेंज लॉस के कारण नुकसान हो गया। तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट अभी तक बेचे थोड़ी है, देखिए बेचे भले ही नहीं हैं। अपन जब AS 11 पढ़ेंगे उसमें रिक्वायरमेंट है ईयर एंड में जो भी आपकी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी एसेट लायबिलिटीज़ है उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रखना होता है, उनको ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करना होता है। मतलब इवन इफ़ ये डेटर्स हैं, ईयर एंड तक पैसा नहीं आया तो बैलेंस शीट में ये $10,000 की वैल्यू 7.5 लाख नहीं रहेगी। 31 मार्च को अगर रेट 70 हो गई है तो इसका वैल्यूएशन किस पे करना पड़ेगा, 70 पे, और वो गेन लॉस पीएनएल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। गेन भी पीएनएल में जाएगा, लॉस भी पीएनएल में जाएगा। तो यही रूल इसके लिए भी लग गया। बेचने से पहले ही आप कहेंगे लॉस हमको क्या करना पड़ रहा है, प्रोवाइड। वो लॉजिक वही है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कर रहे हैं, ख़रीदा कितने में, 710 में, आज कितने पैसे मिलेंगे, 670, तो 40 का लॉस पीएनएल में चार्ज कर दिया। ठीक है भाई, चार्ज कर दिया। तो अब पॉइंट ये है कि ये वाला जो लॉस पीएनएल में चार्ज हुआ ये ना तो ऑपरेटिंग का है, ना फाइनेंसिंग का है, ना इन्वेस्टिंग का है। ये किससे रिलेटेड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है तो आप कहेंगे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस करना है कि नहीं करना है। तो नेट प्रॉफिट में अगर ऑपरेटिंग होता है तो प्लस माइनस नहीं करते, पर बाकी तो कुछ भी आ जाए, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे VIP हो, चाहे आप कहेंगे एक नया पॉइंट और आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड हो, हमको प्लस माइनस करना ही पड़ेगा। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या ये 40 का कैश आउटफ्लो हो चुका है? ये तो अभी तक सिर्फ अपन ने वैल्यूएशन कम किया है, कैश आउटफ्लो हुआ थोड़ी है। तो
तो इसका मतलब मेरा जो कैश फ्लो है उसमें तो ये 40 का लॉस आना ही नहीं चाहिए। और मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए पैसे कितने दिए थे, 710। तो ऑब्वियसली कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 670 पे नहीं होगा, कितने पे होगा, 710 पे। तो अगर ये कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है तो व्हाट आई नीड टू डू इज़, नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस होगा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जो मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें भी इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। मैं प्लस और माइनस वर्ड दोनों क्यों यूज़ लिख रहा हूँ, लॉस है तो प्लस करना है, गेन है तो माइनस करना है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस जिससे रिलेटेड है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, बुक्स में वो अपने स्पेस फॉर नोट्स में होगी ना कुछ जगह भी, हाँ उसमें लिखो ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस। लिखिए foreign exchange gain loss, foreign exchange gain loss can be related to, foreign exchange gain loss can be related to operating, ब्रैकेट में लिखिए डेटर्स क्रेडिटर्स, इन्वेस्टिंग, ब्रैकेट में लिखिए फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में लिखिए ब्रैकेट में फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इवन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी हो सकता है आपके पास फॉरेन करेंसी ही पड़ी है, आप बाज़ार से $5,000 खरीद के ले आए 75 के हिसाब से, ईयर एंड में रेट हो गई 70, बैलेंस शीट में उसका वैल्यूएशन 75 पे नहीं, किस पे होगा, 70 पे। तो कैश की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो फॉरेन करेंसी नोट्स भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। अब लिखिए ए पार्ट डायरेक्ट मेथड। अब अगर डायरेक्ट मेथड है तो मुझे क्या करना है भाई, जो भी एक्सचेंज गेन लॉस है लेजर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सारे ही लेजर अकाउंट बनते हैं, ऑपरेटिंग वाले भी, इन्वेस्टिंग वाले भी, फाइनेंसिंग वाले भी। उस लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे तो अपने आप टू बैंक बाई बैंक एडजस्ट होके आएगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट वाला जमेला होता नहीं डायरेक्ट मेथड में, वहाँ तो हम सीधा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स करते हैं। सो लिखिए डायरेक्ट मेथड में दिस गेन लॉस विल बी posted in the ledger account. This gain loss will be posted in the ledger account to which it relates. This gain loss will be posted in the ledger account to which it relates, and therefore balancing figure ब्रैकेट में बैंक, बैलेंसिंग फिगर जो भी अपने बैंक का अमाउंट आना है विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कैश फ्लो में आ जाएगा, विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट। ठीक है, हाँ बी पार्ट इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड उसमें फर्स्ट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, अगर वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, हाँ डैश करके कैपिटल लेटर में लिख दो, इग्नोर इट, एज इफ क्वेश्चन में पॉइंट ही नहीं है, इग्नोर इट। सेकेंड,
related to investing and financing, related to investing and financing. हाँ, अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। हाँ, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो लेजर अकाउंट जो हम बनाएंगे उसमें पोस्टिंग होगी और नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस होगा। तो लिखिए, इट विल बी पोस्टेड, it will be posted in the concerned ledger account, it will be posted in the concerned ledger account and adjusted in net profit and adjusted in net profit for calculation of operating profit, for calculation of operating profit। ठीक है। थर्ड, रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हाँ, रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर वो कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड है जो इस क्वेश्चन में है, तो एक तो नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगा, दूसरा जो मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है उसमें प्लस माइनस होगा। सो लिखिए, इट विल बी एडजस्टेड इन नेट प्रॉफिट एज वेल एज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इट विल बी एडजस्टेड इन नेट प्रॉफिट एज वेल एज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। हाँ, वैसे अभी तक एग्ज़ाम में फॉरेन करेंसी वाला क्वेश्चन आया नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, ये AS3 का एग्ज़ाम्पल है। मतलब इंस्टीट्यूट ने जो AS3 बनाया उसके साथ में कई बार AS के साथ में उसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड, तो ये उसी का है। उसमें कैश फ्लो के साथ में फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस का पॉइंट भी है। ओके, हाँ, तो अब शुरू करें भाई। हाँ, मेथड दोनों ही ऑप्शन हमारे पास हैं, डायरेक्ट वाला भी है, इनडायरेक्ट वाला भी है। बोलो भाई कौन सा? इनडायरेक्ट में कहाँ से, सेल से या नेट प्रॉफिट से? है जी, नेट प्रॉफिट से शुरू कर दें। हाँ, घर पे आपको समझ में आ गया क्या करना है। डायरेक्ट मेथड से करना है और एक बार इनडायरेक्ट फ्रॉम सेल्स। हाँ, शुरू करो। इनडायरेक्ट तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट से शुरू करा के। देखिए, P&L अकाउंट है तो आई हैव मेनी ऑप्शंस। मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू कर सकता हूँ, बिफोर टैक्स से शुरू कर सकता हूँ, बिफोर EOI से शुरू कर सकता हूँ, GP से भी शुरू कर सकता हूँ। ओके, हाँ जी, तो अपन एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर EOI से शुरू करेंगे। ठीक है, या आपका हो तो आफ्टर टैक्स से शुरू कर दूँ और आपका हो तो एप्रोप्रिएशन से भी शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई। एप्रोप्रिएशन से शुरू कर दें, बिफोर टैक्स से? चलो शुरू करिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट ए पार्ट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, सो नेट प्रॉफिट बिफोर EOI एंड बिफोर टैक्स कितना भाई? 3350। हाँ, इनडायरेक्ट मेथड से किया है तो बैलेंस शीट से शुरू कर देते हैं भाई। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट दिया है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया है। हाँ, वर्किंग नोट शुरू करो भाई। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था भाई? 1910, और साथ में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन 1060। हाँ, अब क्वेश्चन ने एक डिटेल दी है कि इस साल हमने एक फिक्स्ड एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी थी
कुछ था ना एक पॉइंट, किधर गया भाई? पॉइंट ई, प्लांट ओरिजिनल कॉस्ट 80, डेप्रिसिएशन 60, सोल्ड फॉर 20, तो बाई बैंक 20 में बेचा, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60। अच्छा, प्रॉफिट लॉस है ही नहीं कुछ इधर, टू फिक्स्ड एसेट 60। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना है भाई? 2180। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1450। अच्छा, इसका तो पेनल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया वो भी अजम्पशन की ज़रूरत नहीं है, बैलेंसिंग फिगर की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना पेनल भी। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है भाई पेनल में? 450। चेक करो भाई, ये मैच होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और इधर फिक्स्ड एसेट में टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 350, 50 या 40। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तो बस एक ही चीज़ आएगी, ऐड बैक डेप्रिसिएशन 450। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कुछ है ही नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ जी, सो फिक्स्ड एसेट हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 2500 कोई यूज़ नहीं, कैश एंड बैंक लास्ट पे काम आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट में है, डेटर सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज में काम आएगा। हाँ, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल, इसका अकाउंट बनाओ, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बना लो भाई, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं जान करके सीधा बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिख रहा हूँ। वो इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट साइड में है ना, कितना? नील। हाँ, टू पी एंड एल, क्वेश्चन में देखो भाई, पी एंड एल में इंटरेस्ट इनकम कितना गया है? 300। इधर बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 100। सो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर 200। ना पेनल में ब्याज की इनकम गई है। हाँ, इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है वो इंटरेस्ट इनकम, तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। लेस इंटरेस्ट इनकम कितना? 300। चलिए जी, फिर इन्वेंट्रीज, ये ऑपरेटिंग है। लाइटी साइड शेयर कैपिटल 1250 से 1500 हुआ, 250 का फ्रेश इश्यू, और नीचे क्वेश्चन है लिखा भी है, तो लेजर अकाउंट बनाने लायक है नहीं। हाँ, रिजर्व्स अकाउंट बनाओ, रिजर्व्स अकाउंट ब्रैकेट में अज्यूम्ड। हाँ, इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है? ये पेनल एप्रोप्रिएशन ही है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1380, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3230, टू डिविडेंड 1200, और क्लोजिंग बैलेंस हाँ जी। हाँ, तो आप कहेंगे एक डिविडेंड 1200 रुपये चार्ज हुआ है। हाँ, इधर ऐड बैक करूँ भाई? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया। अगर मैं एप्रोप्रिएशन से शुरू करता तो 1200 भी क्या करता? ऐड बैक करता। हाँ, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म डेट, हाँ वो अकाउंट बनाओ भाई।
हाँ जी। सो लॉन्ग टर्म डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1040। और क्वेश्चन में लिखा है एक नया लोन लिया इस बार बाई बैंक कितना? 250। बैलेंस कैरेट डाउन, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 180। हाँ, पीएनएल में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट है, वो तो ऑपरेटिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पेबल बना लो अकाउंट, ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो जो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग ऑफ द ईयर था कितना? 100। बाई पीएनएल कितना चार्ज हुआ है? 400। बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 230, 270, 230। तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 270। अच्छा, ये बाई पीएनएल वाला जो 400 रुपये है, हाँ, ये नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट के बाद का है कि पहले का है? ये जो नेट प्रॉफिट अपन ने लिखा है इंटरेस्ट लेस करने के बाद का है, और इंटरेस्ट फाइनेंसिंग है, वापस से ऐड बैक करेंगे, ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस 400। हाँ जी। नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद में क्या है भाई? इनकम टैक्स पेबल, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट्स। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1000। बाई पीएनएल, पीएनएल में देखिए भाई इस बार कितना प्रोविजन बनाया। हाँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 300 जो पीएनएल में चार्ज किया, इसमें से 40 का इनकम टैक्स का खर्चा तो किससे रिलेटेड था? डिविडेंड से रिलेटेड। तो अब मैं अगर सिर्फ ऑपरेटिंग वाली कैलकुलेशन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं, हाँ थोड़ा रुक जाइएगा, समझ लीजिए। अगर मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग वाली कैलकुलेशन करनी हो तो मैं कहूँगा ऑपरेटिंग वाला टैक्स कितना है? 260। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 860। और अगर मैं ये नहीं करता हूँ, पूरा 300 लिखता हूँ, तो टू बैंक कितना आएगा? 900। इस 900 में से 40 किसका है? डिविडेंड का। 860 किसका है? ऑपरेटिंग का। कैसे भी कर सकते हो, मना नहीं है भाई। आप बेटर तो ये पूरा टैक्स ही निकाल दो। फिर जब ऑपरेटिंग में से माइनस करना होगा, हम सिर्फ कितना माइनस करेंगे? जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। ओके, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। बाई पीएनएल पूरा लिख दीजिए कितना? 300। एंड टू बैंक पूरा आ जाएगा कितना? 900। और उसमें नीचे भले आप चाहो तो लिख दो डिविडेंड से रिलेटेड कितना? 40। तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड कितना हो जाएगा? 860। तो ये टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 900 आया, डिविडेंड से रिलेटेड 40, ऑपरेटिंग से रिलेटेड 860। डिविडेंड इनकम से रिलेटेड है ना। डिविडेंड रिसीव हुआ, उस पे टैक्स कटा। तो डिविडेंड इनकम क्या है? इन्वेस्टिंग, तो इसलिए वो भी क्या हो गया? इन्वेस्टिंग। हाँ हाँ जी, हो गया यहाँ तक। सो इनकम टैक्स पेबल, हाँ यहाँ पे एडलेस होगा क्या? तो अपन ने क्योंकि बिफोर टैक्स से शुरू किया इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बैलेंस शीट ओवर। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि पीएनएल अकाउंट भी है तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाली चीज़ें बैलेंस शीट में मिले ही नहीं, पीएनएल में भी हो। तो एक बार पीएनएल को रिव्यू कर लीजिए, ऐसा कोई इनकम एक्सपेंस है क्या जो हमने इसमें अभी तक एडलेस नहीं किया, जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। देखिए, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन कर दिया अपन ने। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ने इंटरेस्ट एक्सपेंस कर दिया, इंटरेस्ट इनकम भी कर दिया। हाँ, डिविडेंड इनकम ये अभी तक अपन ने कुछ किया ही नहीं है, तो ये भी तो हटाना पड़ेगा। लेस डिविडेंड
इनकम कितना है भाई 200। हाँ, और कोई इनकम एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग वाली नहीं है, बैलेंस शीट में भी नहीं मिली। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये भी ऑपरेटिंग का नहीं है, तो ये भी ऐड फॉरेन एक्सचेंज लॉस कितना है 40, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट है लॉस लेस करने के बाद वाला है, और ये किससे रिलेटेड है भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाला। हाँ, और कुछ है क्या? हाँ, उसके बाद यूआई वगैरह है, पर वो तो अपन ने प्रॉफिट ही कौन सा लिया है, बिफोर यूआई। हाँ, टोटल लगा लो। थ्री सेवन। So this is operating profit before EY and tax. Then changes in operating assets and liabilities. हाँ, डेटर्स है एक, तो एक स्टॉक है और एक क्रेडिटर्स है। हाँ, डेटर्स में क्या है भाई, इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज कितना 500 नेगेटिव। हाँ, स्टॉक में डिक्रीज है कितना 1050। क्रेडिटर्स डिक्रीज है कितना 17 नेगेटिव। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज before EY and tax 2550। add EY, हाँ कितना है भाई EY का, अर्थक्वेक 180। हाँ, ये अर्थक्वेक तो हो सकता है ना कोई बिल्डिंग का क्लेम मिला हो, तब तो ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा। पर क्वेश्चन ने कुछ लिखा नहीं है कि अर्थक्वेक डिज़ास्टर का सेटलमेंट किस चीज़ का दिया है, बिल्डिंग का दिया है, स्टॉक का दिया है, यूं ही दे दिया है। तो जब दिया नहीं है तो एक ही बेचारा ऑपरेटिंग। हाँ, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स 2730 लेस टैक्स पेड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑपरेटिंग वाला। हाँ, कितना 860 1870। So final answer, cash from operating activities 1870। हाँ जी, बी पार्ट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यस, इन्वेस्टिंग में हाँ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना 20, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाँ इन्वेस्टमेंट में तो कुछ हाँ नहीं। हाँ, बट इंटरेस्ट इनकम वो रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सॉरी, हाँ वो अपन ने इंटरेस्ट अकाउंट बनाया था, इंटरेस्ट मिला कितना था भाई 200। डिविडेंड रिसीव्ड, अब आप कहेंगे डिविडेंड पीरियड में तो था 200 रुपये, इसमें से मिला कितना पता नहीं है, तो अगर नहीं मिला होता तो बैलेंस शीट में होता है, पर इस पे 40 रुपये का टैक्स भी कटा है, तो इनर कॉलम में 200 लेस टैक्स कितना है 40, नेट 160। हाँ, बस यही है। हाँ जी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 30।
सी पार्ट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो एक तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है 250, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना लिया 250, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रीपेमेंट वो लेजर अकाउंट में आया था 180, इंटरेस्ट पेड 270, डिविडेंड पेड, हाँ वो अपन ने लेजर अकाउंट में 1200 का खर्चा निकाला, वो इस क्वेश्चन ने दिया वही है। हाँ हाँ जी, कितना 1150 नेगेटिव। So increase in cash and cash equivalents during the year. Add cash and cash equivalents at beginning of the year. हाँ वो कैश और कैश इक्विवेलेंट को जोड़ना पड़ेगा भाई। कैश कितना था और इक्विवेलेंट्स 135 थे बिगनिंग में, तो 160 हो गया। क्लोजिंग शुड बी 910। हाँ क्लोजिंग में कैश कितना है, कैश इक्विवेलेंट कितना है, प्लस वो फॉरेन एक्सचेंज लॉस वाला अमाउंट जो रिवर्स करेंगे, क्योंकि 670 में वो 40 का लॉस क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। तो ये इन्वेस्टमेंट खरीदे कितने में थे 710 में, हाँ जी 710 प्लस 200, ठीक है मैच हो गया। Yes.